मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले लेसन में हमने जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था कि जंतुओं को जो है वो किस जगत में बांटा गया है। तो उसमें से हमने एक पढ़ा था किंगडम एनिमेलिया यानी जंतु जगत। और जंतु जगत को हमने दो भागों में बांटा था। एक आपके पास में जो था वो प्रोटोजोआ और दूसरा था आपके पास में मेटाजोआ। प्रोटोजोआ का जो नामकरण देने वाले वैज्ञानिक थे वो गोल्डफिश नामक वैज्ञानिक थे। और इसकी जो खोज है वो अपने ही द्वारा जो है निर्मित की गई माइक्रोस्कोप के द्वारा लिवेक ने जो है इसकी खोज की थी। हमने चर्चा ये भी की थी प्रोटोजोआ का शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम जंतु यानी सबसे पहले पाए जाने वाले जंतु। तो ये अत्यंत प्रकार के सूक्ष्म प्रकार के जंतु होते हैं, आदिम प्रकार के जंतु होते हैं जो सामान्य जो है जल के अंदर या फिर नम या गीली मिट्टी या कीचड़ है या हम ये कह सकते हैं कि कुछ कार्बनिक पदार्थों के ऊपर जो है ये पाए जाते हैं। तो इनमें जो शरीर जो होता है इनका वो लगभग जो है वो सूक्ष्म होता है। हमने ये भी चर्चा की थी कि ये प्राणी जो होते हैं वो एक कोशिकीय लेकिन यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, यानी सभी कार्य जो है वो एक ही कोशिका को करने पड़ते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक हो जाने के कारण इनमें लगभग सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो अन्य कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इसमें केंद्रकों की संख्या एक या एक से अधिक केंद्र इसके अंदर जो है पाए जा सकते हैं। इसका शरीर जो होता है वो सूक्ष्म प्रकार का होता है जिसके ऊपर पेलिकल का आवरण पाया जाता है, कठोर आवरण पाया जाता है। या हम यूं कह सकते हैं कि ये पेलिकल का एक चोल या इसके ऊपर खोल पाया जाता है। भोजन के रूप में अगर देखें तो भोजन के रूप में या पोषण के रूप में ये सामान्यतः प्राणी समभोजी है या पादप समभोजी है या परजीवी है या परपोषी है। इन सभी प्रकार के जो है के रूप में ये पाए जाते हैं। जनन जो है इसके अंदर सामान्यतः लैंगिक व अलैंगिक। लैंगिक जनन जो होता है इसके अंदर किसके द्वारा होता है? संयुग्मन यानी कंजक्शन के द्वारा। और अलैंगिक जनन जो होता है इसके अंदर वो सामान्यतः विखंडन, द्विविखंडन या हम कह सकते हैं कि कुटी भवन के द्वारा जो इसके अंदर जो जनन की प्रक्रिया होती है। जल के संतुलन के लिए इसमें जो है वो जल परासरण हेतु इसमें वैकल्स या रिक्तिकाएं जिसको अपन बोलते हैं जल रिक्तिकाएं इसके अंदर जो है वो पाई जाती है। पर इनमें गमन हेतु जो है वो कूटपाद या कसाब या फ्लेजिलाएं या सीलिया पाई जाती है, क्योंकि गमन जो है इसका महत्वपूर्ण एक जो है वो कैरेक्टर्स है। वो पुनरुद्भवन की जो है वो कैपेसिटी भी पाई जाती है। ये असमित प्रकार के या अर्य समित प्रकार की या द्विपार्श्व समित प्रकार के जो जंतु होते हैं, या उत्सर्जन व श्वसन जो है वो त्वचा के द्वारा या त्वचा के द्वारा विसरण विधि के द्वारा जो होता है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे हम अमीबा का उदाहरण लेकर के यदि इसके लक्षणों को अगर समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे समझ में आएगा। हम जो आपके पास में जगत एनिमिलिया है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बातचीत करेंगे। और हमें ये पता है कि स्टोरर व यू सिंगर के द्वारा जो अवधारणा दी गई थी किसकी क्लासिफिकेशन की या वर्गीकरण की, उसी के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरर व यू सिंगर ने जो है वो जगत आपके पास में एनिमिलिया इसको सब किंगडम यानी उप जगत, दो उप जगत इसके बनाए थे। एक आपके पास में है प्रोटोजोआ और दूसरे आपके पास में है मेटाजोआ। आज हम यहाँ पर केवल प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपके पास में उप जगत जो प्रोटोजोआ है वो एक प्रोटोजोआ, इसको जो फाइलम या संघ में बांटा गया वो खुद भी क्या केवल और केवल एक आपके पास में प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ उप जगत प्रोटोजोआ का एक ही संघ है, वो कौन सा है? प्रोटोजोआ। और इस प्रोटोजोआ को जो है इसके गमन या लोकोमोशन जो वर्गीकरण यहाँ किया गया है, स्टोरर व यू सिंगर ने जो वर्गीकरण किया है वो इसके किसके गमन या लोकोमोशन के आधार पर वर्गीकरण किया है। प्रोटोजोआ को दो भागों में बांटा है। एक आपके पास में है प्लाज्मोड्रोमा और दूसरा आपके पास में है ये प्लाज्मोड्रोमा हो गया और ये आपके पास में हो गया सीलियोफोरा। तो दो जो है वो इसमें सब फाइलम के अंदर जो है इसको बांटा गया है, उप संघ इसको अपन कहेंगे। अब पहले यहाँ अपन बात करते हैं प्लाज्मोड्रोमा। तो प्लाज्मोड्रोमा क्या होते हैं? प्लाज्मोड्रोमा का मतलब ये हो गया कि इसमें पाए जाने वाले जो कूटपाद है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर गमन के लिए है वो या तो कसाबी का फ्लेजिलाई पाई जाती है या फिर कूटपाद पाए जाते हैं जैसे अमीबा के अंदर होता है।
तो यहाँ इस गमन के आधार पर इसमें जो है इसको प्लाज्मोडर्मा और सीलिया के अंदर जो है बांटा गया। यहाँ प्लाज्मोडर्मा जो है इसको फिर दो भागों में चार भागों में चार क्लास के अंदर बांटा गया। चार क्लास कौन कौन सी आपके पास में होगी? पहले आपके पास में क्लास होगी मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा या दूसरा इसको अपन कह सकते हैं फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा का मतलब आप जानते हैं फ्लैजिला है या कसाबिकाओं से मतलब है। तो एक आपके पास में ये हो गया। दूसरा आपके पास में है सार्कोडिया, या सार्कोडिया को हम क्या दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं? राइजोपोडा के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ हम तीसरा आपके पास में जो है वह है स्पोरोजोआ, और चौथा आपके पास में है ओपोलिनेटा। तो ये चार जो है वो क्लास जो है वो निर्धारित की गई है स्टोरर व यू सिंगर के द्वारा। तो दूसरा आपके पास में है वह है सीलियाफोरा। सीलियाफोरा सीलिया यानी वही कसाबी गांव से मतलब है, सीलिया इसमें पाई जाती है। तो इसको भी दो भागों में बांटा है। एक आपके पास में है सीलिएटा और दूसरा आपके पास में है सक्टोरिया। तो सीलिएटा और सक्टोरिया जो है इसके दो क्या है क्लास है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मोडर्मा के जो है वो चार चार जो है वो क्लास हो गए, और सीलियाफोरा के जो है वो दो क्लास हो गए। यहाँ फिर क्लास की अगर बातचीत करते हैं तो पहला आपके पास में है वो मेस्टिगोफोरा जो है, या फिर जो फ्लैजिलेटा है। मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा को जो है पोषण के आधार पर, इनके न्यूट्रिशन के आधार पर जो है वो फिर दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपके पास में है फाइटोमेस्टिगिना। फाइटोमेस्टिगिना, फाइटो का मतलब क्या होता है? पादप। तो हम यूं कर सकते हैं इसके जो लक्षण होते हैं वो पादपों के समान होते हैं कुछ, यानी ये पादप सदृश होते हैं, आप इधर मान सकते हो। और दूसरे आपके पास में जो मेस्टिगिना, जो मेस्टिगिना यानी जू का मतलब क्या हो गया? जंतु हो गया। तो ये किस सदृश होते हैं? जंतु सदृश होते हैं। तो ये आपके पास में है प्रोटोजोआ का एक संक्षिप्त रूप में जो है क्लासिफिकेशन हो गया। हम बाद में मेटाजोआ की बातचीत करते हैं। तो मेटाजोआ को आपको पता है कि हमने तीन भागों में बांटा था। कौन कौन सा था आपके पास में? मिसोजोआ था, पेरोजोआ था, यू मेटाजोआ था। यू मेटाजोआ को हम एंट्रोजोआ के नाम से भी जानते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मिसोजोआ के अंदर जो है वो केवल और केवल खुद का जो है वो जंतु मिसोजोआ आ जाता है। इसके अलावा हमने जो है पेरिजोआ के अंदर केवल और केवल एक पोरीफेरा आ जाता है। तो फिर कौन सा बच गया आपके पास? यू मेटाजोआ बच गया। यू मेटाजोआ में टोटल जो है वो 20 फाइलम आएंगी। सिलेंटेट्रा से लेकर के, यानी हम यूँ कह सकते हैं हाइड्रा से लेकर के और नीचे उच्च वर्ग के वाले सारे जो प्राणी उसी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन आज हमारा पॉइंट ये नहीं है, आज हमारा पॉइंट है केवल प्रोटोजोआ। तो अब हम जो ये इसका क्लासिफिकेशन है उसमें एक एक को लेकर के इसका जो है वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले आपके पास में है मेस्टिगोफोरा। ये आपके पास है मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा को हम क्या किस नाम से जानते हैं? फ्लैजिलेटा के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लैजिलेटा क्या होती है? कसाबी इकाई होती है। तो संक्षिप्त रूप से अगर हम इसमें कहें, जैसे आपके पास में यहाँ ले लेते हैं, या फिर फ्लैजिलेटा यानी फ्लैजिला, यानी हम यूं कह सकते हैं इसके अंदर 1 से लेकर के 8 तक जो है वो लंबी और छोटी जो है फ्लैजिलेटाएं पाई जाती है। और फ्लैजिलेटा का मतलब होगा कसाबी गाय पाई जाती है, जिसे आपने पैरामीशियम के ऊपर देखा होगा। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इसके जो शरीर के ऊपर जो है वो एक पारदर्शी लेकिन कठोर आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें तो अपन कह सकते हैं कसाबी गाय। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं तो शरीर पर पारदर्शी लेकिन कठोर, और वो भी किसका? पेलिकल का बना हुआ। पेलिकल का जो है वो दृढ़ आवरण पाया जाता है। मुख्य रूप से इसकी विशेषताएं। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं तो इसके अंदर जो है वो पादपों के समान, जैसे पादपों में रंगों का निर्धारण करने के लिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी प्रकार से इसमें जो है क्रोमेटोप्लास्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं पादपों के समान क्रोमेटोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दो सब क्लास इसकी और बना दी गई है। एक आपके पास में है वह फाइटोमेस्टिगिना और दूसरा आपके पास में जूमेस्टिगिना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पहले फाइटोमेस्टिगिना, तो फाइटोमेस्टिगिना यानी इसमें क्या पाया जाता है? इसमें हम यूं कह सकते हैं, जैसे पहला
ये चीज आपके पास में, यानी रंगीन पादपों के समान रंगीन क्रोमेटोप्लास्ट पाई जाती है। और ये क्रोमेटोप्लास्ट पाई जाती है इसी वजह से जो है ये जो है वो क्या करते हैं, सामान्यतः हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण जैसे, यानी पादपों के समान इसमें जो गुण होते हैं। और ये क्या होते हैं, स्वकोषीय होते हैं। क्या होते हैं, स्वकोषीय। पादप भी क्या होते हैं, स्वकोषीय होती है। और स्वकोषीय के अलावा इसका एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि जिस तरह से पादपों के अंदर जो है वो संचित भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में होता है, तो इसमें भी जो संचित भोजन है वो किस रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। दूसरा आपके पास में है वो है ज़ूमेस्टिक गिना। सेकंड आपके पास में है ज़ूमेस्टिक गिना जो है वो बिल्कुल इससे विपरीत हो जाएगा, यानी ये क्या होते हैं, जंतु सदृश होते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं जंतु के समान, जंतु सदृश। इसके अलावा जस्ट इससे उल्टा ये स्वकोषीय होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है रंगीन जो है क्रोमेटोप्लास्ट का अभाव होता है। तो यहां लिखते हैं क्रोमेटोप्लास्ट क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्रोमेटोप्लास्ट अनुपस्थित होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वकोषीय न होकर ये किस प्रकार के होंगे, फिर परपोषी होंगे। और जो लास्ट इसके अंदर हम देखते हैं कि जहां पर हमने देखा है कि फाइटोमेस्टिगिना के अंदर जो है वो भोजन किसके रूप में इकट्ठा रहता है, स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। तो इसमें जो भोजन है वो आपके पास में ग्लाइकोजन के रूप में, पादपों में स्टार्च के रूप में, तो जंतुओं के अंदर है ग्लाइकोजन के रूप में जो भोजन इकट्ठा रहता है। तो अब हमें यहाँ मेस्टिकोफोरा या फ्लैजिलेटा के जो एग्जांपल्स लेने हैं, तो जितने भी प्रोटोजोन्स इसके अंदर आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखें कि यूग्लिना, इसी का एग्जांपल्स आ जाएगा, जिसको हम पादप व जंतु के बीच की संयोजी कड़ी के रूप में जानते हैं। क्योंकि यूग्लिना एक इस प्रकार का जो जंतु है जिसके अंदर पादपों के समान भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जिससे स्वपोषण कर लेना है या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कुछ हद तक कर लेना है। और इसमें जंतु के समान जैसे लोकोमोशन वगैरह गुण भी पाए जाते हैं। दूसरा आपके पास में इसका अगर उदाहरण लेना चाहिए, वॉलवॉक्स जो सामान्य रूप से कॉलोनी के रूप में या समूह बना करके रहते हैं, तो ये इसका एग्जांपल्स हो गए। इसके अलावा यदि हम इसका और उदाहरण देना चाहे तो नोक्टिलुका, और नोक्टिलुका जो है वो इसका एग्जांपल जिसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, वो प्रोटीन है ल्यूसीफेरिन। तो ये ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के कारण ये सदीप्तता दर्शाते हैं, यानी ये चमक पैदा करते हैं। इसके अलावा यदि हम इसका उदाहरण एक और लेना चाहें तो सीएम जो इसका उदाहरण हो जाएगा, सीए। तो मुख्य रूप से जो है इसके एग्जांपल्स के रूप में हम ये याद रख सकते हैं। ज़ूमेस्टिगिना के एग्जांपल्स ले लेते हैं। ज़ूमेस्टिगिना, इसके एग्जांपल्स में हम देखते हैं मुख्य रूप से कि ये जंतु सदस्य से जो जंतु होते हैं, इसमें एग्जांपल्स जैसे सबसे पहले हम देख सकते हैं इसमें ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस, जो कि अफ्रीकी निद्रा रोग फैलाता है। तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस ये कौन सा, अफ्रीकन निद्रा रोग फैलाता है। इसके अलावा महिलाओं के जो योनि में पाए जाने वाला श्वेत पर्दा रोग जो आपने पढ़ा होगा वो है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस के द्वारा, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। ये जो है वो प्रोटोजोन्स जो है वो सामान्यतः महिलाओं की जो योनि होती है उसमें परजीवी के रूप में रहता है। तो महिलाओं में श्वेत पर्दा रोग, जिसको हम बोलते हैं कि योनि के द्वारा है वो सफेद तरल का बाहर आना, वो किस वजह से होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस जो है वो प्रोटोजोन्स के कारण होता है। एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं जैसे लिस्मेनिया, जिसको हम काला अजहर रोग भी बोलते हैं, लिस्मेनिया, इसको काला
अजर रोग के नाम से भी जानते हैं। तो लिस्मेनिया जो प्रोटोजोन्स है वो मनुष्य के अंदर है वो काला अजर रोग पैदा करता है। एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं, तो जियार्डिया भी हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जियार्डिया। तो ये मुख्य रूप से जो है किसके किसके जो इस समय गिना के जो है वो एग्जाम्पल्स हो गए। ये जो है जंतुओं के समान इसके अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं। इसके बाद में आपके पास में है वह सार्कोडिना। सार्कोडिना को हम राइजोपोडा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राइजोपोडा के नाम से इसको जानते हैं। तो राइजोपोडा या सार्कोडिना, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है वो गमन के लिए, जैसे अमीबा को हम इसमें उदाहरण में रखेंगे, ये गमन के लिए इसके अंदर जो है वो अस्थायी प्रकार के कूटपाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अस्थायी प्रकार के कूटपाद पाए जाते हैं। अस्थायी प्रकार के क्यों? क्योंकि इसके जो कूटपाद जो बनते हैं, कूटपाद वो इसके जो है वो जीवतरे के द्वारा बनते हैं और बनते रहते हैं और समाप्त होते रहते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी बोलते हैं। तो गमन है तो या हम ये ले लेते हैं दूसरा आपके पास सार्कोडिना या राइजोपोडा। राइजोपोडा का मतलब क्या होता है? कूटपाद ही होते हैं। तो एक तो हम ये कह सकते हैं गमन हेतु अस्थायी कूटपाद। अस्थायी क्योंकि जैसे हम अमीबा को अगर इस प्रकार से देखते हैं तो ये अमीबा की आकृति जो है वो निश्चित नहीं होती, इसकी आकृति जो है बार बार बदलती रहती है। और ये किसके द्वारा बने हुए होते हैं? जीव द्रव्य के द्वारा बने होते हैं। तो जीव द्रव्य की व्यवस्था के आधार पर इसका आकार बार बार जो है वो बदलता रहता है। इसका आकार जो है वो अनियमित प्रकार का होता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहिए, अभी अभी हमने एक डायग्राम जो बनाया आपके पास में, अमीबा एक इसका उदाहरण हो जाएगा और फिर एम्फिडिलियम इसका उदाहरण हो जाएगा। एक तो आपके पास में हो गया अमीबा, एक हो गया आपके पास में एम्फिडिया। एम्फिडिया इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। एम्फिडिया के अलावा जो है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, इसी का एग्जांपल हो जाएगा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये मुख्य रूप से इसके एग्जांपल्स हो गए। और लाइनेटा, इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे? ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा जो होते हैं मुख्य रूप से आंत्र यानी आंत में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। ये आंत्र परजीवी होती है, यहाँ देख सकते हैं अपन, ये यहाँ पर आ जाते हैं। ओपेलाइनेटा सबसे पहले ये आंत्र परजीवी होते हैं, यानी आंतों के अंदर जो है मुख्य रूप से जिससे मेंढक की अगर बातचीत करते हैं तो वहां ये पाए जाते हैं। गमन इसमें जो है मुख्य रूप से कसाभिकाओं के द्वारा होता है। गमन कसाभिकाओं के द्वारा, जैसे मेंढक के अंदर जो पाया जाता है एक ओपेलाइनेटा, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओपेलाइना। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ओपेलाइना। तो ये इसका एक एग्जाम्पल्स हो, और ये गमन कसाभिकाओं के द्वारा करता है और इसमें एक समान कई केंद्र के इसके अंदर पाए जाते हैं। लास्ट पेज इसका आ जाएगा स्पोरोजोआ। तो देखो हमने 3 केंद्र जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि तीनों केंद्र जो है वो गमन के लिए कुछ न कुछ विशेष प्रकार के जो है वो कूटपाद, फ्लैजिलाए या कसाभिकाएं, सीलिया या किसी न किसी प्रकार के जो है वो गमन पाए जा रहे हैं। लेकिन स्पोरोजोआ जो है ये एक ऐसा है जिसमें गमनांग का अभाव होता है। तो चौथा आपके पास में हो गया स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में सबसे पहले ये देखेंगे हम कि इसमें गमनांग का अभाव होता है, गमनांग इसमें नहीं पाए जाते। तो फिर ये गमन कैसे करता है? इसको गमन की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये खुद जो है वो क्या परजीवी के रूप में रहता है। हाँ, ये अलग चीज है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बीजाणुजनन प्रक्रिया के द्वारा हम ये लिख सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु जनन द्वारा ये बीजाणु या स्पोर्स का निर्माण करते हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से जो है आपके पास में किस रूप में पाया जाता है? परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसमें हम देख सकते हैं परजीवी के रूप में। एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जो मनुष्य में मलेरिया रोग फैलाने वाला जो मुख्य रूप से है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम है, मोनोसिस है, एग्जांपल इसका ले सकते हैं।
प्लाज्मोडियम, फिर आपके पास है मोनोसिस्टिस। तो ये परजीवी के रूप में रहते हैं। अब ये प्लाज्मोडियम है, इसको गमन की करने की क्या जरूरत है? ये मच्छर के द्वारा जो है, मच्छर की लार के द्वारा है वो मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाता है और अपना जीवन चक्र जो कंप्लीट कर लेता है। तो ये नेक्स्ट क्लास जो अपने पास है वह है सीलियोफोरा। और सीलियोफोरा को हमने दो भागों में बांटा है, सीलिएटा और सक्टोरिया। तो ये दोनों भी इनके गमन के आधार पर जो है इनका जो वर्गीकरण किया गया है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि सीलियोफोरा में जो गमन के लिए सामान्य रूप से जो पाया गया है, गमन के लिए क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाई जाती है। सीलिया को हम क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ रोमा भी बोलते हैं। तो यहाँ आपके पास भी जो पॉइंट है सीलियोफोरा, यानी हम यूं कह सकते हैं कि इसके अंदर सीलिया, गमन के लिए सीलिया या पक्षमार्ग या रोमाब जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इसको यदि आपको याद करना है तो आप सबसे अच्छा जो है उदाहरण इसका किस रूप में ले सकते हैं? पैरामीशियम के ऊपर जिस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है, पैरामीशियम इस प्रकार का, जिसके ऊपर इस प्रकार से ये फ्लैगेला या हम कह सकते हैं सीलिया इसके ऊपर जो है वो पाई जाती है। तो गमन के आधार पर पहले यहाँ पर सबसे पहले आपके पास में सीलिएटा, जैसे नाम से स्पष्ट है सीलिएटा, यानी इसके अंदर क्या पाई जाती है? सीलिया या रोमाब जो है वो आजीवन हमेशा के लिए पाए जाते हैं, ऐसा नहीं। सीलिएटा, तो सीलिएटा का मतलब इसके अंदर जो है वो गमन के लिए सीलिया या रोमाब जो है वो दोनों इसके अंदर जो पाए जाते हैं। इसके बाद में सीलिया के बीच में, सीलिया के बीच में पेलिकल के ऊपर जो है वो ट्राइकोसिस नामक संरचना पाई जाती है। ट्राइकोसिस्ट संरचना पाई जाती है। फिर हम पोषण की बातचीत करते हैं तो पोषण के लिए जो इसके अंदर जो है वो कोशिका मुख पाया जाता है। पोषण हेतु कोशिका मुख पाया जाता है। और इसमें केंद्रों की संख्या कितनी बताई थी? 2। एक आपके पास में लघु केंद्रक, यहाँ 2 हो गए, एक दीर्घ और दूसरा आपके पास में लघु। तो ये जो है इसके मुख्य रूप से जो है विशेषताएं होती है। और जनन के रूप में अपन देखते हैं तो कंजक्शन यानी संयुग्मन के द्वारा इसमें जनन होता है। जनन जो होता है आपके पास में संयुग्मन के द्वारा होता है। यहाँ इसके हम एग्जांपल्स की अगर बातचीत करें तो सबसे पहला एग्जांपल्स हमने जो लिया था वो कौन सा लिया था? पैरामीशियम। पैरामीशियम हम किस नाम से जानते हैं? सामान्य रूप से हिंदी में हम इसको स्लीपर के नाम से जानते हैं, स्लीपर जंतु, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो जूती, हम जो चप्पल पहनते हैं चप्पल के समान होती है। दूसरा आपके पास में वर्टिसेला। वर्टिसेला इसका एक एग्जांपल है जिसको अपन बोलते हैं घंटी जंतु। घंटी जंतु क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी संरचना जो होती है वो किसके समान होती है? घंटे के समान होती है। तीसरा आपके पास में है डिडेनियम। डिडेनियम, इसको हम जलीय भालू बोलते हैं। जलीय भालू क्यों? क्योंकि इसकी संरचना किसके समान होती है? भालू के समान होती है। एक इसमें जो एग्जांपल्स अपन लेना चाहे वो है वेलेंटिडियम। ये सामान्यतः मेंढक व मनुष्य में मलाशय परजीवी के रूप के अंदर पाए जाते हैं। मलाशय परजीवी के रूप के अंदर पाए जाते हैं। लास्ट जो इसका एग्जांपल्स है वह है स्टाइरोस्टमम। ये जो है वो जीवित सबसे बड़ा सीलिएट है। और कई बार जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जीवित जो है वो सीलिएटा या सीलिएट कौन सा है, तो वो आपके पास में होगा स्टाइरोस्टमम। ये हो गया। ये आपके पास में हमने जो है वो सीलिएटा के लक्षण पढ़ लिया। सीलिएटा के लक्षण के बाद में जो आपके पास में लास्ट है वो है सक्टोरिया। सक्टोरिया जो है वो शिशु अवस्था में गतिशील होता है। देखो इसमें लक्षण देखिए आप, शिशु अवस्था में ये गतिशील होता है, इसलिए इसके पूरे शरीर के ऊपर जो है वो ये सीलिया पाई जाती है। लेकिन जैसे ही ये वयस्क अवस्था में आता है तो वयस्क अवस्था में आ जाने के बाद में इसकी गति समाप्त हो जाती है। क्यों?
क्योंकि ये एक जगह स्थानबद्ध होकर के कहीं ना कहीं से चिपक जाता है, अतः स्पर्शक या सीलिएटर जो है वो जो समाप्त हो जाते हैं। तो हम यह कह सकते हैं सेकंड इसका जो है सेक्टोरिया। तो हम ये कह सकते हैं कि शिशु अवस्था में गतिशील होने के कारण, शिशु अवस्था में गतिशील होने के कारण इस शरीर पर क्या पाए जाते हैं, सीलिया या सीलिएटा जो इसके अंदर पाए जाते हैं, सीलिएटा पाए जाते हैं। लेकिन जब वयस्क अवस्था में आ जाता है, वयस्क अवस्था में ये गति क्या करता है, गति नहीं करता। और गति नहीं करता है तो इसमें इसका मतलब ये होगा ये कि सीलिया भी जो इसके अंदर है वो अनुपस्थित हो जाती है, सीलिया भी इसके अंदर अनुपस्थित हो जाती है। यहाँ हम फिर ये देखते हैं कि वयस्क अवस्था में ये एक जगह चिपक करके रहता है, इसलिए एक छोर इसका चिपका हुआ रहता है, लेकिन दूसरा छोर है वो भोजन के लिए जो है वो इसमें खुला रहता है। तो स्वतंत्र छोर जो है इसका, एक स्वतंत्र छोर पोषण हेतु खुला रहता है, और उस खुला रहने के ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं, और इन्हीं स्पर्शकों की वजह से जो है ये भोजन प्राप्त करता है। इसका एग्जाम्पल अगर अपन लेना चाहे तो एफिलोटा इसके एग्जाम्पल से हो जाएगा, एफिलोटा। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है कि प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण हमने जो पढ़ा है, एक बार हम रिव्यू देख लेते हैं। प्रोटोजोआ का जो है हमने दो जो फाइलम प्रोटोजोआ, इसको दो सब फाइलम के अंदर हमने बांट दिया है। एक आपके पास में हो गया वो है प्लाज्मोड्रोमा, और दूसरा आपके पास में है वो सीलियाफोरा। प्लाज्मोड्रोमा का जो है वो 4 क्लास में किसके आधार पर, गमन के आधार पर हमने जो है 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले आपके पास है मेस्टिकोफोरा, या जिसको हमने दूसरा नाम दिया था वो फ्लैजिलेटा नाम दिया था। दूसरा आपके पास में, और फ्लैजिलेटा को फिर हमने 2 सब क्लास के अंदर बांटा है। एक आपके पास में है वो फाइटोमेस्टिगिना, और दूसरा आपके पास में जूमेस्टिगिना। जूमेस्टिगिना के एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। और दूसरा आपके पास में वो है सर्कोडिना या फिर राइजोपोडा। तीसरा आपके पास में है, आपके पास में इसमें जो है ओपेलाइनेटा, और चौथा स्पोरोजोआ। इसी प्रकार से सीलियाफोरा को भी हमने 2 भागों में बांटा है, सीलिएटा और सेक्टोरिया। तो इस प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि टोटल, अगर आपको ये ध्यान में नहीं रही अलग अलग कि कौन सा आपके पास में ये प्लाज्मोड्रोमा और सीलियाफोरा अगर याद नहीं रहता है, तो आप इन 6 क्लास को एक साथ भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, या हम यूं कह सकते हैं कि क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो हमने अभी तक यही पढ़ा है कि प्रोटोजोन्स जो है वो हमारे अंदर जो है कई प्रकार के रोग है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो वातावरण को शुद्ध करने के रूप में भी कार्य करता है। वातावरण को शुद्ध करने के रूप में कैसे कार्य करता है कि ये जैसे सामान्य रूप से कार्बनिक पदार्थों के अंदर जो है उनके ऊपर है, या नम मिट्टी या कीचड़ के अंदर जो पाया जाता है, या कार्बनिक पदार्थों के ऊपर पाया जाता है, इसलिए उसको जो है वो उसका अपघटन कर देते हैं, यानी उसको बचा देते हैं, तो सड़ने से बचाते हैं। तो ये एक वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। इसके अलावा जब ये जल के अंदर पाए जाते हैं, तो जल को भी ये जो है उसमें पाए जाने वाले कई अपशिष्ट पदार्थों का ये अपघटन करके जल को भी वो सड़ने से बचाते हैं। इसके अलावा जो है प्रयोगशाला में हम जानते हैं कि प्रयोगशाला में जो जंतु विज्ञान का अध्ययन करने में भी इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में ये जो इसके हानिकारक जो है महत्व भी है। हानिकारक में हम देखते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के रोग हमारे अंदर फैलाते हैं। जैसे एंट अमीबा एक्सप्लोरेटी का नाम सुना होगा आपने, एंट अमीबा जो है वो जिजीवाली का नाम आपने सुना होगा, ट्रिपेनोसोमा का नाम सुना होगा, या प्लाज्मोडियम का नाम आपने सुना होगा। तो ये सारे क्या करते हैं, हमारे अंदर जो है वो रोग फैलाने का काम करते हैं। कैसे, जैसे एक एक हम लिख लेते हैं। सबसे पहले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो हमारे अंदर एमीबियासिस नामक रोग फैलाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये अमीबियासिस। इसके अलावा हम यहाँ लिख सकते हैं एंट अमीबा जिंजीवालिस, एंट अमीबा जिंजीवालिस। यह आपके मसूड़ों का जो रोग होता है वो फैलाता है, मसूड़ों का रोग। इसके अलावा हम देखते हैं जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, फेल्सपेरम है, प्लाज्मोडियम
वाईमेक्स। ये आपकी जो मलेरिया जो होता है, मलेरिया की जो है भयंकर यानी तीसरे दिन का जो बुखार होता है, मलेरिया का बुखार। और एक इसी के साथ में आपके पास है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। आपने नाम सुना होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो मलेरिया की सबसे दुर्गम या सबसे खतरनाक स्टेट होती है। तो हम ये लिख सकते हैं मलेरिया की भयंकर प्रावस्था, तेज बुखार आ जाता है, जिसके अंदर जो है वो समय समय पर जो है वो तेज बुखार चढ़ती है। इसके अलावा हम इससे एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो ट्रिपेनोसोमा निद्रा रोग, ट्रिपेनोसोमा ये निद्रा रोग, अफ्रीकन निद्रा रोग जो है वो फैलाने के लिए काम करता है। और अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहे तो ट्राइकोमोनेस, ये कौन सा रोग फैलाता है अंदर, ये आपके पास जो है वो पाइलिया नामक जो रोग होता है, पाइलिया आपके दांतों में से, मुंह में से, पाइलिया दांतों या मुंह में से कई बार जो है वो सड़ान आती है या बदबू आती है, जिसमें मसूड़े लगभग लगभग है वो खराब होने लग जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, पाइलिया के कारण होता है। लास्ट अपन इसमें लिख सकते हैं वह लिस्मेनिया, लिस्मेनिया। तो लिस्मेनिया आपके पास में है वो आपके सर दर्द या कभी पीलिया हो जाता है या त्वचा रोग, इस प्रकार से जो है वो कई प्रकार के रोग फैलाने में भी काम आता है। इसके अलावा अगर हम उदाहरण लें, जैसे महिलाओं के अंदर जो है वो श्वेत पर्दा रोग हो जाता है, राइकोमोनास वेजाइनलिस के द्वारा जो है वो ये रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोजोन जो है हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक है, दोनों प्रकार से हैं। लाभदायक कम है लेकिन हानिकारक है, क्योंकि ये बहुत सारे रोग फैलाते हैं, इसलिए ये हानिकारक ज़्यादा है। तो आशा करता हूँ कि प्रोटोजोआ का जो है वो क्लासिफिकेशन जो है आपके समझ में आया होगा।